हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल @Lakshmi24 क्लासेस पर। तो आपको जैसे कि पता है कि इस चैनल पे हम लगातार भौतिक भूगोल का क्लास करा रहे हैं जो आरओ, एआरओ, पीसीएस, आरआरबी और अन्य एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। तो इसमें जो है हम लोग जो अध्याय को शुरू किए हैं वो अध्याय है महाद्वीप एवं प्रमुख प्रायद्वीप भूपटल के विभिन्न उच्चावच। और इस अध्याय में हम इसके 2 क्लासेस पहले कर चुके हैं और आज हम तीसरा क्लास कर रहे हैं, मतलब इस चैप्टर के भाग 3 हो रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग आप डायरेक्ट क्लास यहाँ पे देखने जा रहे हैं तो आप यहाँ से शुरू ना करके पीछे के जो 2 क्लासेस कराए गए हैं तो आपको वहाँ साफ साफ हमारे थंबनेल पे, यूट्यूब के थंबनेल पे देखेंगे ये चैप्टर के नाम के साथ साथ भाग लिखा होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो आज का होगा, आज जो हो रहा है वो भाग 3 है। तो भाग 1 और भाग 2 पहले ही हो चुका है। तो आप हमारे यूट्यूब के थंबनेल को देखते हुए आगे बढ़े वहां से और फिर आप इस अध्याय में आए, इस क्लास में आए तो आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है। और हम आपसे एक चीज और अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हम भौतिक भूगोल के क्लासेस कर रहे हैं वो मैपिंग पे आधारित क्लासेस हैं। तो आप अपने पास एक मैप तो जरूर रखें ताकि आप अपने मैप पे मार्क कर सकें, तभी ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगा, नहीं तो ये क्लास व्यर्थ हो जाएगा आपके लिए। तो आप अपने पास एक मैप जरूर रखें, क्योंकि हम तो डायग्राम आपके लिए बना दिए हैं, लेकिन इस डायग्राम में जो ये हमारा पूरा मैप बना हुआ है, इस मैप में आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। हम बस आपको इस मैप के थ्रू आपको लोकेशन बताएंगे, नाम बताएंगे और आप उसको अपने मैप पे मार्क करेंगे तो आप बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है। तो अब हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं जहां हम पढ़ेंगे जल संधियां। जल संधियां क्या है इसको समझिए। 2 जलाशयों को अलग करता है ये। 2 जलाशयों को 2 जलाशयों को जोड़ता है और 2 भूखंडों को अलग करने वाले जो हमारे पास सकरा मार्ग है पानी का, उसी को हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो जल संधि, आप जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझ में आ गया और आपको पता है कि जो जल संधियां हैं वो क्या है, उनका अपना एक व्यापारिक अ, व्यापारिक और सामरिक महत्व है। व्यापारिक और सामरिक महत्व के दौरान आप समझ सकते हैं कि इसका व्यापारिक महत्व कैसे है। व्यापारिक महत्व ऐसे है कि हम लोग जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह जो हमारा है, और पता है कि जल मार्ग से हम जो जल मार्ग से परिवहन जो बना के रूट रखे हुए हैं वो कैसी होती हैं, तो अपेक्षाकृत जो हम हवाई मार्ग से जाते हैं या रेल मार्ग से जाते हैं उससे सस्ती होती हैं। तो क्या है कि ये जो जल संधियां हैं वो हमें एक देश से दूसरे देश में के साथ कनेक्टिविटी बनाने में मददगार साबित होती हैं। और आप देख सकते हैं, एक झलक में आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर ये भारत है और भारत से अगर हमको यूरोप घूम के जाना है जल मार्ग से तो हम कैसे जाएंगे, ये पूरे अफ्रीका को घूमते हुए यूरोप तक अपनी कनेक्टिविटी को बना पाएंगे। तो यहाँ पे अब ऐसा लेकिन है नहीं, क्योंकि जब लाल सागर से होते हुए हम कहाँ से जाते हैं, बाब अलमंडेव की जल संधि से, और यहाँ से भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से यूरोप तक कनेक्टिविटी बना लेते हैं। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमारा जल संधियों का व्यापारिक महत्व है। ठीक है। और सामरिक महत्व भी है। तो हम देख सकते हैं कि ये मैप है और मैप पे हम आपको जितनी जल संधियां है विश्व की, वो सारी जल संधियों को तो हम इतने छोटे पे नहीं करा सकते हैं। और आप जल संधियों को लेकर यहाँ पे उतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरे वर्ल्ड के मैप पे यहाँ जल संधियां कराया हुआ है। लेकिन अब जो आगे करने वाले हैं, जहाँ हम अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग कंट्री के बारे में अध्ययन करेंगे और मैपिंग पे कर रहे होंगे, वहां पे हम फिर से आपको जल संधियों को दिखाएंगे। तो यहाँ क्योंकि सारे जल संधियों को बना पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन जितने भी एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं वो सारे जल संधि यहाँ बने हुए हैं। तो आप मैपिंग करते जाइए और हम आपको समझाते जाते हैं। और हम शुरुआत करेंगे उत्तर अमेरिका के साथ। तो हम अगर उत्तर अमेरिका में आते हैं
तो देखते हैं यहाँ पे कि एक जल संधि है यहाँ जिसका नाम है लेब्राडो की जल संधि। लेब्राडो की जल संधि दो वाटर बॉडीज को जोड़ने के काम करती हैं। वो कौन कौन सी दो वाटर बॉडीज है? एक तो बैफिन की खाड़ी है यहाँ पे, और यहाँ एक लेब्राडो की सागर है। तो इन दोनों लेब्राडो सागर और बैफिन की खाड़ी को जोड़ने के काम करती है ये जल संधि। और ये बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करने के काम करती है। कौन से? तो ये डेविस की जल संधि। कौन है ये? डेविस की जल संधि। अब चलते हैं मैक्सिको के पास, और मैक्सिको के यहाँ आप देख सकते हैं ये है मैक्सिको, और यहाँ पे है मैक्सिको की खाड़ी, और यहाँ पे ये प्रांत है एक मैक्सिको का जिसका नाम है युकाटन। तो यहाँ से मैक्सिको के खाड़ी से लेके और यहाँ मैक्सिको के खाड़ी को एक किससे? तो ये अटलांटिक महासागर को जोड़ने के जो काम करती है उसका नाम है युकाटन की जल संधि। और इसी तरह पहले भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि जो है वो कौन सी है? तो पनामा की जल संधि। और दो वाटर बॉडीज को जोड़ने काम करती है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों महासागरों को जोड़ने काम करती है। और दक्षिण अमेरिका की तरफ चले और तीसरी में अगर देखें तो यहाँ दक्षिण अमेरिका के सबसे नीचे चलिए, निचले हिस्से पे, दक्षिणतम हिस्से पे जाइए आप, दक्षिणतम नहीं, यहाँ पे आइए और देखिएगा यहाँ पे कौन सी जल संधि है? तो मैगेलन की जल संधि है। तो मैगेलन की जल संधि दो वाटर बॉडीज को जोड़ने के काम करती है। वो क्या है? एक प्रशांत महासागर और एक है दक्षिण अटलांटिक। इन दोनों महासागरों को जोड़ने के काम करती है। लेकिन दो भूभागों को अलग करने के भी काम करती है। वो कौन सा है? तो चिली और टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और एक चिली। तो अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड का अगर आपके पास एटलस है ऑक्सफोर्ड का, तो वहाँ आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये बना हुआ मिल जाएगा आपको। और आप भौतिक मानचित्र को देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा। अब हम यूरोप में चले तो यूरोप में आप यहाँ देखेंगे इंग्लिश का चैनल है, और ये हमारा ब्रिटेन है, और ये हमारा फ्रांस है। तो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने के काम जो करती है वो है इंग्लिश चैनल, और उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से जोड़ने के काम भी करती है, वो हमारा है इंग्लिश चैनल। ठीक है, अब चलें यहाँ पे तो हम अफ्रीका को, उत्तरी अफ्रीका को यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर नहीं कहेंगे इसको, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका को यहाँ पे देखिए, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेन है। इन दोनों स्पेन और उत्तर पश्चिम अफ्रीका को अलग करने का जो काम करता है वो है जिब्राल्टर की जल संधि। और हमारे पास उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ने के जो काम करती है वो है जिब्राल्टर की जल संधि। तो ये हम लोग यहाँ जो अब तक 3-4 जल संधियां पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से निकल के हम लोग कहाँ पे जाते हैं? तो अगर आपके पास मैप है तो आप यहाँ से हम जो आपको बोल रहे हैं वहां से मिलाते हुए चलिए। सबसे पहले आप चलिए यहाँ स्पेन चलिए। स्पेन से जो हम है भूमध्य सागर से होते हुए कहाँ जाएंगे? तो इटली में जाएंगे, इटली से ग्रीस में जाएंगे, और ग्रीस से अगर आप जाएंगे कहाँ पे जाएंगे? तो आप जाइए टर्की में। आप टर्की पे जाएंगे तो टर्की के जस्ट ऊपर के हिस्सा आप देखिए काला सागर है, और टर्की के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखिए या ग्रीस के बगल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसको कहते हैं इजियन सागर। और टर्की, इजियन सागर, और टर्की के जस्ट ऊपर जाइए आप तो ऊपर में आपको देखने को क्या मिलेगा? जो थ्रेस वाला पार्ट है, थ्रेस बोलिए तो मतलब हम टर्की का वो हिस्सा जो यूरोप में आता है उसको थ्रेस कहते हैं, ये थ्रेस है। और बाकी जो हमारे पास यहाँ पे हिस्सा है इसको एशिया माइनर कहते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे मैपिंग करा के दिखा देते हैं कि इस तरह से हमारे पास है टर्की, ठीक है। और यहाँ पे जो यूरोप का हिस्सा है ये हमारा थ्रेस कहलाता है, और यहाँ पे इस जगह पे काला सागर है, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे ग्रीस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मैप में तो यहाँ पे कुछ ग्रीस मिलेगा। यहाँ पे हमारा थ्रेस मतलब कि ये पूरा ये टर्की है, ये काला सागर है। तो इस वाले को आप अपने मैप पे देखिए और वहाँ समझिए कि यहाँ जो हमारे पास है इस जगह पे ये है एजियन सागर। क्या है? एजियन सागर। और एजियन सागर के बाद आप यहाँ पे जाइए, मतलब थ्रेस
और एशिया माइनर के बीच में आइए, एशिया माइनर और थ्रेस के बीच में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मरमरा सागर, मरमरा सागर। और फिर यहाँ आइए तो ये है काला सागर। ठीक है, तो एजियन सागर को मरमरा सागर से जो जोड़ देती है जल संधि, ऐसी जल संधि जो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ देती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दर्द नलिस, दर्द नालिस, दर्द नालिस की जल संधि कहते हैं। लिखते जाइए, दर्द नालिस की जल संधि कहते हैं। ठीक है, एजियन सागर से किससे जोड़ दिया? मरमरा सागर को। अब हम यहाँ चलते हैं और देखते हैं जो मरमरा सागर से काला सागर को जोड़ देता है, मरमरा सागर से काला सागर को जोड़ देता है, उस जल संधि का क्या नाम है? तो उसका नाम है बासफोरस की जल संधि। क्या है? बासफोरस की जल संधि। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको। तो आप मैप पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है? तो यहाँ टर्की है। टर्की के दो हिस्से हैं, एक एशिया वाला भाग एशिया माइनर कहलाता है, और ऊपर वाला भाग पे अगर जाएंगे तो इसको थ्रेस कहते हैं। और यहाँ जो ग्रीस है, यहाँ क्या है? यहाँ टर्की होगा भूमध्य सागर में, और थोड़ी दूर पे यहाँ पे ग्रीस आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट आप ग्रीस के बगल में जाइए, एड्रियाटिक सागर के जस्ट नीचे आइए तो आपको वहाँ मिलेगा एजियन सागर। एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाला, मरमरा सागर आपको कहाँ मिलेगा? तो वो टर्की का थ्रेस और टर्की का जो एशिया माइनर के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों जो जोड़ता है उसको दर्द नालिस जल संधि कहते हैं, और इन दोनों को अलग भी करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एशिया माइनर और थ्रेस को अलग करने वाला एक और जल संधि है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बासफोरस की जल संधि। लेकिन जोड़ता दो को है, किसको? एक मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने के काम करता है। तो अब यहाँ से आगे चलें तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से निकलते हुए हम आते हैं जिब्राल्टर की जल संधि। आपको कौन कौन सी जल संधि समझा दिए, थोड़ा सा देखते जाइए। डेविस की जल संधि बता दिए, यूकाटन की जल संधि बता दिए, पनामा की जल संधि बता दिए, उसके बाद मैगलन की जल संधि बता दिए। ठीक है, और यहाँ से आने पे इंग्लिश चैनल के बारे में आप देख लिए, जिब्राल्टर की जल संधि को देख लिए, और क्या देख लिए? दर्दनालिस की जल संधि को देख लिए, बासफोरस की जल संधि को देख लिए। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जल संधि है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारे करा दे रहे हैं, इतने सफिशियंट हो गए एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आगे अगर हम चलते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये हमारा लाल सागर है, एक तरफ सऊदी अरबिया दिख रहा होगा और दूसरे तरफ मिस्र। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सऊदी अरबिया और मिस्र के बीच में, तो सऊदी अरबिया जो अरबियन प्लेट है, इसके कोने पे आप जाएंगे तो यहाँ क्या है? यमन, यमन एक देश होगा, और दूसरे तरफ अफ्रीका पे आप देखिए तो यहाँ पे जिबूती एक देश होगा। और फिर यमन और जिबूती को अलग करने की जो जल संधि है उसका नाम है बाब अल मंडेब की जल संधि। लेकिन दो वाटर बॉडीज को जोड़ने के भी तो काम करती है। वो दोनों वाटर बॉडीज कौन कौन से हैं? तो पहला तो है अदन की खाड़ी, पहला क्या है? अदन, अदन की खाड़ी, और दूसरा कौन सा है? लाल सागर। लाल सागर, मैप पे देखिए दोस्तों, लाल सागर और अदन की खाड़ी दिख रहा होगा आपको, मैप पे दिख रहा है, आप आराम से ढूंढिए उसको। क्या क्या है? एक लाल सागर, एक अदन की खाड़ी, और उसके बीच में एक जल संधि बना है जो बाब अलमंडेव की जल संधि कहलाती है। वो दो देशों को, यमन और जिबूती को अलग करने का काम करती है। आगे बढ़े, यहाँ से होते हुए अब आगे चलते हैं, और आप देख रहे होंगे ये है अरब सागर। भारत के इधर देखिए, ये पूरा का पूरा अरब सागर है, और यहाँ अरब सागर, और फिर आप देखेंगे कुवैत ढूंढिए, कुवैत मिलेगा मैप में। कुवैत के जस्ट ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कैस्पियन कैस्पियन सागर है, वो आपको मिल जाएगा। कैस्पियन सागर के नीचे आइए, वहां पे देखिए कुवैत है, और कुवैत के जस्ट नीचे ये देखिए तो ये फारस की खाड़ी है, और नीचे अरब की खाड़ी है। फारस की खाड़ी और अरब की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको हम कहते हैं हॉर्मुज की जल संधि। क्या कहते हैं? हॉर्मुज की जल संधि। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ बढ़े। आप समझ गए बाब अल मंडेब की जल संधि कहाँ है, हॉर्मुज की जल संधि कहाँ है, ये समझ में आ गया। बासफोरस की जल संधि कहाँ है, ईजियन की जल संधि, सॉरी ईजियन नहीं,
दर्दनलिस की जल संधि कहाँ है, डेविस की जल संधि कहाँ है, जिब्राल्टर की जल संधि कहाँ है, पनामा की जल संधि, मैगलन की जल संधि, ठीक है। और फिर यहाँ अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे ये अफ्रीका का हिस्सा है और यहाँ मेडागास्कर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ मेडागास्कर, इसको कहते हैं मोजाम्बिक की जल संधि या मोजाम्बिक चैनल। तो एक तरफ मेडागास्कर है और दूसरे तरफ मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक और मलावी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरफ मोजाम्बिक है और दूसरे तरफ मेडागास्कर है। इन दोनों के बीच की जो जल संधि है उसको मोजाम्बिक चैनल कहा जाता है या मोजाम्बिक की जल संधि कही जाती है। यहाँ से आगे बढ़िए और फिर आते हैं हम लोग पाक जल संधि। पाक जल संधि कहाँ पे है, तो देखने सुनने में नाम जैसे पाक लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे ये पाक जल संधि दो भूभागों को अलग करता है और वो भूभाग है भारत और श्रीलंका। और दो वाटर बॉडीज को या दो जल निकायों को आपस में जोड़ने के काम करती है। और वो जलाशयों को कौन कौन से है, तो एक तरफ है पाक की खाड़ी और दूसरे तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो आप मैप में देखिए कि बंगाल की खाड़ी और पाक के खाड़ी के बीच की जो जल संधि है उसको पाक जल संधि कहते हैं। वहां से भारत से आप नीचे आइए, अंडमान देखिए, अपने देश का अंडमान निकोबार, तो वहां अंडमान सागर है, ठीक है। और फिर आप अपने भारत से इधर को आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे मलेशिया। मैप में आप देखिए ये वाला हिस्सा जो है वो मलेशिया है और नीचे देखेंगे ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं, एक सुमात्रा और एक जावा। तो सुमात्रा और जावा के बीच के जो जल संधि है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो सुंडा की जल संधि है। किसके बीच, सुमात्रा और जावा को अलग करने वाली जो जल संधि है वो है सुंडा की जल संधि। लेकिन जोड़ने का जो काम करती है वो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने के काम करती है, ठीक है। और एक और यहाँ पे जल संधि दिख रही होगी आपको, जो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने के काम करती है। और वो जल संधि क्या है, इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है, तो उस जल संधि का नाम आप हमको बताएंगे उस जल संधि का नाम क्या है। तो हम ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप इस पर मैप पे देखेंगे और हमको बताएंगे कि जल संधि का, हम आपको इसके बाकी के कैरेक्टर बता रहे हैं, ठीक है। एक ये है कि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है और दूसरा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने के काम करती है। तो आप हमको बताइए कि इस जल संधि का क्या नाम है। आपको देते हैं 2 सेकेंड और ये हो गया खत्म। तो अब हम आपको बताते हैं, ये है मलक्का की जल संधि। कौन सी जल संधि है, तो ये है मलक्का की जल संधि। यहाँ लिख दे रहे हैं मलक्का, मलक्का की जल संधि, ठीक है। किसको किसको अलग करती है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जोड़ती किसको है, अंडमान सागर से दक्षिणी चीन सागर को। फिर अगर आप जाते हैं यहाँ से और ऑस्ट्रेलिया के पास आइए, तो ऑस्ट्रेलिया का देख रहे होंगे ये कटा हुआ भाग दिख रहा होगा ऊपर में, इसको हम कारपेंटीरिया की खाड़ी कहते हैं। तो कुछ कुछ नाम हम लोग को याद करना है। हालांकि हम लोग जो है जब वर्ल्ड मैप पढ़ रहे होंगे तो वर्ल्ड मैप में सब अलग अलग करके पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आगे चलें। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के नीचे छोटा सा एक हिस्सा दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक स्टेट है, उसी का एक प्रांत है जिसको तस्मान कहते हैं। क्या कहते हैं, तस्मान कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो हिस्सा है इसको विक्टोरिया कहते हैं। तो विक्टोरिया और तस्मान के बीच के जो जल संधि है, मतलब विक्टोरिया को तस्मान से अलग करने वाली जल संधि है, इसको क्या कहते हैं, कौन सी जल संधि कहते हैं, तो इसको बास की जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बास की जल संधि कहते हैं। तो ये दो वाटर बॉडीज किसको किसको जोड़ देती है, तो ये जो है हमारे हिंद महासागर इधर दिख रहा होगा, ठीक है, उसको किससे जोड़ देती है, तो तस्मान सागर से जोड़ देती है, ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया के आप आइए दक्षिण पश्चिम में, तो वहां आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के दो आपको आइलैंड दिख रहे होंगे, दो द्वीप दिख रहे होंगे,
एक कहते हैं उत्तरी द्वीप, एक कहते हैं दक्षिणी द्वीप, और इसके बीच की एक जल संधि है जिसको कहते हैं कुक की जल संधि। और ये कुक की जल संधि जो है तस्मान सागर को, मैप में आप ध्यान से देखिए प्लीज, तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ने के काम करती है। और यहीं आप ऊपर जाएंगे, जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाएंगे मतलब कारपेंटरिया की खाड़ी के ऊपर चले जाएंगे तो आपको वहां पे पपुआ न्यू गिनी दिख रहा होगा। एक देश है पपुआ न्यू गिनी, आप यहाँ अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है मैप पे देखिए तो ये पपुआ न्यू गिनी के जस्ट नीचे पपुआ की खाड़ी है। क्या है? पपुआ की खाड़ी। और इसी कारपेंटरिया से आप लेफ्ट हैंड पे चलेंगे या पश्चिम की तरफ चलेंगे तो यहाँ आराफुरा सागर है, एक आराफुरा सागर है और एक यहाँ पे पपुआ की खाड़ी है। पपुआ न्यू गिनी की खाड़ी और आराफुरा सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको कहते हैं टॉरस की जल संधि। क्या कहते हैं? टॉरस की जल संधि कहते हैं। फिर यहाँ से अगर हम आगे चलें तो आप चीन के पास जाइए। कहाँ पे? तो दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ताइवान। ताइवान की राजधानी आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे कि पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर, इन दोनों के बीच, इन दोनों वाटर बॉडीज को जो जोड़ने का काम करती है वो है ताइवान की जल संधि या ताइपे की जल संधि है, ठीक है? और दो देशों को अलग करती है और वो देश है चीन और ताइवान। यहाँ से आप आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा सुगारू की जल संधि। तो आप जापान देखिए मैप में, जब जापान देखेंगे तो जापान हम बता चुके हैं कि वो कई द्वीपों से मिलकर बना है, 2 से 3 द्वीपों से मिलकर बना है। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और क्यूशु, इस तरह करके बने हैं। तो आप देखेंगे कि होक्काइडो और होन्शु के बीच में एक जल संधि है और उस जल संधि को क्या कहते हैं? सुगारू की जल संधि कहते हैं। दोस्तों आप मैप में देखते रहिए, होक्काइडो और होन्शु के बीच आपको दिखेगा सुगारू की जल संधि। लेकिन ये दो जल संधि दो वाटर बॉडीज को जोड़ता भी तो है, और वो दो वाटर बॉडीज कौन सा है? तो आप देखेंगे यहाँ क्या है, ये जापान सागर, जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के काम करता है, ठीक है? एक और जल संधि आप देखिए यहाँ पे दिखेगा, जहाँ सुगारू की जल संधि है जस्ट उधर जाइए तो आपको मिलेगा सुसीमा की जल संधि। सुसीमा की जल संधि जो है तो ये पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ने के काम करती है। कौन सा? पूर्वी चीन सागर को जापान के सागर से जोड़ने के काम कौन करती है? तो वो सुसीमा की जल संधि है। अलग किसको करती है? तो अलग आप देख रहे होंगे यहाँ कि इधर चीन को किससे, चीन और जापान अलग होती है, वो क्या है? तो वो है सुसीमा की जल संधि। आप मैप रखिए प्लीज, देखते रहिए। आपसे अनुरोध है कि बिना मैप के आप ये क्लास ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आप मैप अपने पास रखिए। हम तो रफ डायग्राम बता रहे हैं पर आपको देखना मैप पे ही होगा। अब आता है बेरिंग की जल संधि। बेरिंग की जल संधि आप देखेंगे तो इधर हमारा अमेरिका के अलास्का जो है, अलास्का है इधर, और आप इधर देखेंगे तो इधर रसिया है, ठीक है? तो रसिया का ये भाग और अलास्का के बीच जो जल संधि है, मतलब रसिया और अलास्का को अलग करने वाली जल संधि है, उसका नाम है बेरिंग की जल संधि। लेकिन दो वाटर बॉडीज को ये जोड़ती हैं जल संधि, और वो क्या है? तो इधर है बेरिंग सागर और ऊपर है चुक्की सागर। बेरिंग सागर और चुक्की सागर को आपस में जोड़ने के काम करती है। तो ये जो जल संधियां हैं और जो मुख्य जल संधियां हैं वो हम आपको करा दिए हैं, ठीक है? जो मुख्य जल संधियां हैं वो हम आपको करा चुके हैं। अच्छा, एक यहाँ पे हमने आपको मरमरा करा दिया, काला सागर करा दिया, सारा चीज हमने ये कंप्लीट करा दिया है। तो आपकी जल संधियां जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो जल संधियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, वो सारी जल संधियां आपको हमने करा दिया है, ठीक है? तो आप मैपिंग पे करिए और इसको याद करिए, मैप पे देख के करिए। आप एटलस रखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे पास ऑक्सफोर्ड का मैप है और आपके पास भी ये मैप होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट मैप है, देख रहे हैं, स्टूडेंट एटलस। तो आप सबके पास ये मैप होना चाहिए, ठीक है? तभी आप ये जल संधियां वगैरह याद कर पाएंगे अच्छे से।
और जो जैसे जैसे हम आपको क्लास में करा रहे हैं, अगर आप मैप पे इसी तरह करते चले गए, ढूंढते गए, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। और आप देखिएगा जब आप टेस्ट लगाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद, और जल संधि से लेकर के कोई टेस्ट लगाते हैं आप जो एग्जाम्स में आते हैं, तो इससे बाहर के कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। तो हम जितना आपको कराए हैं सफिशियंट है। इस क्लास के बाद आपको जल संधि शायद, और एक चीज और देखेंगे, आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम जो भौतिक भूगोल को पढ़ रहे हैं, जब हम वर्ल्ड मैप को पढ़ेंगे तो वर्ल्ड मैप में दोबारा हम ये सारी जल संधियां, एक ये डायग्राम मतलब ये जो हम वर्ल्ड मैप बनाए हैं छोटे में है, वहां पे क्या होगा कि अलग अलग जितनी भी ये अलग अलग कंट्रीज के मैप है वो बड़े बड़े साइज के बनाएंगे और उस पर भी दिखाएंगे। फिर भी आपके पास मैप होना जरूरी है, हम यही कहेंगे। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और समझते हैं अपना अगला टॉपिक, वो है झील। झील झील का भी अपनी एक सामरिक महत्व है, और झील का सामरिक महत्व के साथ साथ व्यापारिक महत्व है। अब देख सकते हैं कि जो हमारे पास 1% मात्र ऐसी वाटर है जो हम पीने योग्य पानी है, और वो पानी झील में भी पाई जाती है। ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। झील जो है हमें बाढ़ से भी बचाने के काम करती है, सिंचाई के काम में हम प्रयोग करते हैं, नौवहन में हम इसका प्रयोग करते हैं, यातायात में भी इनका प्रयोग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में हम झील का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है कि एक मानव जीवन में झील की क्या उपयोगिता है। हम मनोरंजन के रूप में भी झील का प्रयोग करते हैं। तो झील जो है हमारे जीवन में, एक मानव जीवन में, मानव सभ्यता में अहम रोल निभाती है। तो इस आधार पे हमें झील को जानने की जरूरत है। तो झील को समझिए कि झील क्या है। तो झील जो है पृथ्वी के धरातल पर एक उपस्थित जलीय भाग झील कहलाती है। क्या है? तो एक पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित एक जलीय भाग, ठीक है, या पृथ्वी के धरातल पे वैसे गड्ढे या धसान जिस पे पानी भर गई है, वो झील का निर्माण कर लेती है। ठीक। तो ये झील का जो निर्माण है, झील के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो झील के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, और इस झील के प्रकार में ही हम इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझाते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको भौतिक भूगोल समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे समझाने से आप समझ पा रहे हो, तो आप देर ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे भौतिक भूगोल का क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाए और आपके क्लास मिस ना हो, क्योंकि हम भौतिक भूगोल के सारे क्लास इसी चैनल पे कराने वाले हैं। और वो भौतिक भूगोल के साथ साथ राजनीतिक भूगोल, और साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके भी भूगोल से रिलेटेड जितने हैं इस पे कराने वाले हैं। और एक न्यूज और भी है जो कि हम आपको इस टॉपिक को खत्म कराने के साथ साथ देंगे। तो आप हमारे क्लास में जुड़े रहिए ताकि उस न्यूज को आप जान सके जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो आगे चलते हैं, और झील के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि झील के प्रकार कौन से हैं। तो हम पढ़ रहे हैं भूकंपकृत झील। तो आप देखिएगा कि जो भूकंप से जो बना हुआ झील होता है, अब प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पढ़ चुके हैं, तब हम लोग के पास समझ रहे हैं कि कितनी समझदारी आ चुकी है कि भूकंप हमारे लिए आम बात है। हम भूकंप में भी पढ़ा, भूकंप का चैप्टर भी करा चुके हैं। तो आप भूकंप से क्या हो सकता है, तो भूकंप, पहली बात कि भूकंप के बारे में भी हम आपको बताएं कि भूकंप है क्या चीज। तो ये क्या होता है कि हमारे प्लेट के डिस्टरबेंस के वजह से भूकंप आता है, तरंगे उत्पन्न होती हैं, और वो जो तरंगे हैं वो भूकंप, वही भूकंप कहलाती हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये जो भूकंप के वजह से क्या होता है, हमारी पृथ्वी में भूकंप आने से क्या हो सकता है, भ्रंशन की क्रिया हो सकती है। और उस भ्रंशन की क्रिया में क्या होता है कि जलाशय वगैरह का निर्माण होता है, या पृथ्वी विकृत होती है, मतलब हमारे भूपटल की विकृति देखने को मिलेंगी, उनकी आकृति में बदलाव, कहीं धंसान होगा, कहीं उठान हो जाएगा। तो इस तरह की जो है स्थलाकृतियां देखने को मिलेंगी, और उससे झील का निर्माण होता है। तो ये जो है इस तरह के जो भूकंपीय झील है, वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जेनेवा। जेनेवा का झील, कौन सा झील है, तो जेनेवा का झील जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब आता है
अगला जो झील का प्रकार है वो है भ्रंश या दरारी झील। तो बताया कि भ्रंशन की क्रियाएं होती हैं कब, या तो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हो, प्लेट में क्या हो रहा हो, प्लेट में अपसरण हो रहा हो या प्लेट में अभिसरण हो रहा हो, इन दोनों ही हालत में हम क्या कहते हैं, भ्रंशन या दरार दिखने को मिलता है। जब दो प्लेटें आपस में दूर जाती हैं तो बीच के हिस्सा क्या होता है, भ्रंशित होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी क्लास में पढ़ा चुके हैं। जैसे मान लेते हैं एक प्लेट ये है हमारे पास और एक ये प्लेट, इसके जब ये दूर जाती हैं आपस में तो ये बीच वाला हिस्सा जो है ये नीचे की तरफ धंस जाता है, भ्रंशन हो जाता है और यहाँ गड्ढे का निर्माण होता है और इस गड्ढे में जल भराव से झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये भ्रंशन कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप अपने मैप पे देखिए। एक तो मृत सागर देखने को मिलेगा, दूसरा टेंगानिका का झील, टेंगानिका का झील आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा टेंगानिका का झील, तो आपको दक्षिण अफ्रीका में देखिए यहाँ पे है टेंगानिका के झील। ठीक है, अफ्रीका के इस जगह पे टेंगानिका के झील और जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो विक्टोरिया का झील भी देखने को मिलेगा। तो टेंगानिका और विक्टोरिया का झील देखने को मिला। तो इसका उदाहरण है बैकाल झील, रसिया का बैकाल झील सबसे गहरा झील है बैकाल झील। अब आता है क्रेटर झील। क्रेटर झील के बारे में हम आपको बताए थे कि क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय में जो वोल्केनिक इरप्शन के बाद वो उसका जमाव हो जाता है और उसके मुंह पे ही जमाव हो जाता है, उसके ब्लॉक होता है और उस पर जब दोबारा उद्गार होता है तो ऊपर का जो हिस्सा होता है, आप यहाँ से देखेंगे कि ज्वालामुखी का जो ऊपर का हिस्सा होता है ये क्या होता है कि इस पे बल लगने की वजह से टूट जाता है, मतलब ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो क्या होता है, इस तरह से निर्माण हो जाता है इसका, इस तरह से ये निर्माण हो जाता है और निर्माण होने के बाद इसमें जल भराव के कारण इस झील का निर्माण होता है जिसको क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। तो ये क्रेटर झील आपको देखने को मिलेगा टिटिकाका झील। कहाँ पे, बोलीविया। आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे बोलीविया का टिटिकाका झील। ये जो है विश्व के सबसे ऊंचा झील जिसमें नौ परिवहन संभव है। ठीक है, ऐसा झील है ये टिटिकाका झील। ठीक, उसके बाद कहाँ पे देखेंगे, यूएसए का क्रेटर झील और लोनार झील भारत का जो है महाराष्ट्र में लोनार झील, वो भी इसी क्रेटर झील का उदाहरण है। अब आते हैं हिमानी झील। हिमानी झील जो है नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा जैसी झील है। तो आप समझिए कि जो हिमानी झील है वो हमें उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में हिमानी झील देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे ज्यादा नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, फिलीपींस, सॉरी फिलीपींस नहीं, गलती से मैंने इसे फिलीपींस बोल दिया, एक्चुअली में फिलीपींस नहीं होगा, नॉर्वे, स्वीडन और क्या होगा, कनाडा और फिनलैंड। फिलीपींस नहीं, फिनलैंड जैसे जगहों पे, जैसे फिनलैंड को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हजारों झील के शहर। ये झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झीलों का देश। कैसे हुआ ये काम, तो ये काम इतने सारे झील ऊपर क्यों बने हैं, तो ये इसलिए बन पाया है क्योंकि बहुत पहले जो जो जगह झील मतलब बर्फ से ढकी होती हैं, तो जब क्या होता है कि हिम अपर्दन की क्रियाएं होती हैं, हिम अपर्दन की क्रियाएं होती हैं, तो क्या होता है, हिम अपर्दन की क्रिया में जो भूभाग होते हैं, जब ये हिम अपर्दित हो जाती हैं तो भूभाग जो होते हैं उसको वो टूट जाती हैं और उस भूभाग में क्या होता है कि मतलब अलग अलग आकृतियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और उन आकृतियों में कहीं गड्ढा बन जाता है, कहीं मैदान बन जाता है। तो जो गड्ढे बनते हैं उसमें पानी के जमाव के कारण, भराव के कारण एक झील का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो कैसे होता है, हिम अपर्दन के कारण होता है, हिम को पीछे हटने के कारण होता है। बर्फ को पीछे हटने के साथ जब हटती है बर्फ पीछे की तरफ, तो क्या होता है कि अपने साथ भूभाग में अलग अलग आकृतियों के निर्माण करते हुए पीछे हटती हैं और वो भूभाग में क्या होता है, जल भराव के कारण कुछ गड्ढे बनते हैं, उसमें जल भराव होता है और उससे एक झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये सब देखने को जो हिम आच्छादित क्षेत्र हैं वहां पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे आप कनाडा में चलेंगे तो अगर आपके पास मैप है तो हम फिर से बोल रहे हैं, आप मैप निकालिए और कनाडा के मैप में यहाँ देखिए,
आपको यहाँ मिलेगा ग्रेट बियर, रेंडियर, फिर यहाँ आएंगे ग्रेट स्लैब। ये सब कहाँ है? कनाडा के झील हैं। अथाबास्का और विनिपेग, ये सब कहाँ है? तो ये सब कनाडा के झील हैं, आप याद रखेंगे। और ये अभी हम जब उत्तर अमेरिका का जब वर्ल्ड मैप में कराएंगे तो वहाँ और आसानी से आप समझ पाएंगे, वहाँ और अच्छे तरीके से आपको हम करा देंगे। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कौन से झील कहाँ है। यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, आप देखेंगे कहाँ पे, तो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे देखेंगे तो आपको मिलेगा सुपीरियर झील, हुरॉन झील, मिशिगन ईरी झील, ओंटारियो झील। ये 1 2 3 4 5 झील का एक साथ समूह देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। और वहीं से नीचे की तरफ एक नदी आती है, मिसिसिपी की नदी, और ऊपर देखेंगे तो एक नदी जाती है, सेंट लॉरेंस की नदी। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट साल्ट लेक। क्या मिलेगा? ग्रेट साल्ट लेक मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर अब जाते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा सबसे ऊंचा झील। कहाँ? सबसे ऊंचा झील, दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचा झील कौन सा है? तो ये है मैराकाइबो झील। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा टिटिकाका झील, जो पहले बता चुके हैं कि ये विश्व के सबसे ऊंचा झील जिसमें नौ परिवहन संभव है। उसके नीचे जाएंगे तो पोपो का झील मिलेगा। फिर अगर हम चलें अफ्रीका में, तो अफ्रीका में यहाँ आप देखिए तो यहाँ बोलेटा का झील मिलेगा। इसके ऊपर जाइए तो नासिर झील मिलेगा, नासिर झील। और फिर उसके नीचे चाड झील। फिर आएंगे अफ्रीका के यहाँ विक्टोरिया झील और यहाँ टैंगानिका झील, ठीक है, टैंगानिका झील। फिर यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको वान झील। कहाँ? तो वान झील आपको टर्की में देखने को मिलेगा। और मृत सागर जो है वो जॉर्डन में देखने को मिलेगा। फिर आप जाएंगे इधर मृत सागर से इधर तो कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा। और कैस्पियन सागर आपको पता है सबसे बड़ा झील है विश्व का। फिर आएंगे रसिया में। रसिया में बैकाल झील जो कि सबसे गहरा झील है, लेकिन एक और झील है जिसका नाम बलखास झील है, जो कि रसिया का ही झील है। और फिर जो है हमारे पास आयर झील जो है वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये जो मैपिंग पे झील बना है आप इसको अपने नोट्स में बनाइएगा। और इतना इन जो ये जो झील बनाए हैं इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे बैकाल झील सबसे गहरा झील है। अन्य झील क्या क्या है? तो यहाँ पे ओनेगा झील, लाडोगा झील, ये दोनों ओनेगा झील और लाडोगा झील रसिया का झील है। तो आप अपने मैप पे देखिए। अब हम मैप पे कैसे दिखा नहीं सकते, और जो बनाए हैं तो हाथ से बना हुआ है, आप मैप पे देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब आता है तिब्बत के पठार के ऊपर एक झील है जो विश्व के सबसे ऊंची झील में से एक है, जिसका नाम है सिक्रू। क्या नाम है? ठीसो सिक्रू। ठीसो सिक्री झील जो है विश्व के सर्वाधिक ऊंची झील है। फिर जाता है टिटिकाका जो है विश्व के सबसे ऊंचा नौगम्य झील है। और ये कहाँ पे है? तो आप देख सकते हैं टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया के सीमा पे है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि पेरू और बोलीविया के सीमा पे कौन सा झील है? तो आप बताएंगे टिटिकाका का झील है। अब आता है मृत सागर जो विश्व की सबसे नीची झील है। अब ये नहीं कह रहे गहरी झील, नहीं बोल रहे हैं क्योंकि गहरी बैकाल है, ये नीचे पर है, निम्न भूभाग के निम्न स्थिति पे ये जो झील पाई जाती मिलेगी आपको। और ये समुद्र तल से लगभग 1412 फीट के नीचे पे है। और ये है मृत सागर झील। कहाँ पे देखने को मिला था आपको? तो जॉर्डन में देखने को मिला था। आगे चलें, और आगे जो है आपका है वान झील। ये देख रहे होंगे वान झील, ये सर्वाधिक लवणीय झील है। वान झील कहाँ पे है? तो अभी हम आपको दिखाए हैं, ये वान झील है हमारा टर्की में, जिसमें लगभग 330% क्या पाया जाता है? नमक के मात्रा, लवणीय 330% लवण पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है 330% मतलब है कि वो 1000 में 330 ग्राम जो है, अगर 1000 ग्राम है तो उसमें 330 ग्राम आपको नमक की मात्रा पाई जाती है।
तो वान झील में, उसके बाद आता है मृत सागर। मृत सागर कहाँ है? तो मृत सागर जॉर्डन में है। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैप में देखेंगे जॉर्डन सऊदी अरबिया के ऊपर चले जाइएगा, यहाँ जॉर्डन मिलेगा। इजराइल को छोड़िएगा, फिलिस्तीन को छोड़िएगा, फिर आगे वहां से जाइए, आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा। तो आप हमको कमेंट में लिखिए कि जॉर्डन की राजधानी कहाँ है, अगर आप मैप देख रहे हैं। तो ये मृत सागर में 238% क्या है? लवणीय है। और ग्रेट साल्ट लेक में जाएंगे 220% लवणीय है ग्रेट साल्ट लेक। तो कहाँ पे है ग्रेट साल्ट लेक? यहाँ पे है। कितना है? तो 220% लवणीय है। अब आता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। अब आप बताएंगे कि कैस्पियन सागर कहाँ पे है? तो यहाँ पे हम बना के रखे हुए हैं कैस्पियन सागर, हमारी एशिया की है ये कैस्पियन सागर, ठीक है। तो आप जो है हमको बताएंगे कि कैस्पियन सागर किन किन देश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है। हम तो आपको जब मैप का क्लास कराएंगे, विश्व मैप का, वहां पे बता देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अरल सागर। अरल सागर जो है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के सीमा पर मिलेगा आपको। अरल सागर कहाँ मिलेगा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कैस्पियन जो हमारे पास कैस्पियन सागर है, उसमें दो नदियां मिलती हैं। ये आपको दिख रहा है कैस्पियन सागर। तो इसमें कैस्पियन सागर की में दो नदियां मिलती है। एक तो यहाँ हमारा यूराल माउंटेन है, और उसी के बगल से एक यूराल नदी बह के आती है, और वो यूराल नदी कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। और दूसरी एक और नदी है, यूराल नदी के साथ साथ एक और नदी है जो कैस्पियन सागर में मिलती है, वो वोल्गा नदी है। कौन सी है? वोल्गा नदी। और दोनों ही, यूराल नदी और वोल्गा नदी, रसिया की नदी है, और दोनों कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। आगे चले विक्टोरिया। अफ्रीका में आप देखेंगे, जब निकालेंगे विक्टोरिया, तो विक्टोरिया कहाँ पे है? तो विक्टोरिया झील जो है किन किन को शेयर करती है, किसके साथ बॉर्डर बनाती है? तो आपका युगांडा, तंजानिया, केनिया के सीमा से। युगांडा, तंजानिया और केनिया के सीमा पे जो है हमारा विक्टोरिया झील है। कहाँ कहाँ है? तो आप ऐसे लिखिए, युगांडा, तंजानिया, केनिया, ये है, ठीक है। और वही अगर हम देखें, न्यासा झील एक है, वो कहाँ पे है? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। कहाँ? तंजानिया, मोजाम्बी और मलावी। मलावी और मोजाम्बिक के बीच में अगर चलें, तो यहाँ देखेंगे ये क्या है? न्यासा झील होगा मेरे पास, न्यासा झील, ठीक है। तंजानिया, मोजाम्बिक और कहाँ हो गया? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक के सीमा पे न्यासा, ठीक है। और मलावी, न्यासा और मलावी झील एक ही होते हैं। कहाँ है? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, और मलावी के पास है, तो इसीलिए इसका नाम और न्यासा और मलावी ही रखा गया है। जायरे, तंजानिया और जाम्बिया कहाँ है? यहाँ जायरे तंजानिया और जाम्बिया के जो सीमा पे है, जायरे तंजानिया और जाम्बिया के सीमा पर जो है झील, उस झील का नाम क्या है? तो उस झील का नाम है टैंगानिका झील, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम झील आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अब जो है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अमेरिका के जो कुछ ऐसे झील हैं जो आपको याद करना जरूरी हो जाता है, और वो है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब और विनीपैग। विनीपैग जो है वो कनाडा के सबसे बड़ा स्टेट या कनाडा का सबसे बड़ा प्रांत सस्केचवान में है। कहाँ पे है? सस्केचवान, जो सबसे बड़ा प्रांत है किसका? कनाडा का, वहीं पे है। और उसके बगल में आप जाएंगे तो अथाबास्का भी है। अथाबास्का तो कनाडा के कौन कौन से झील हैं? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, विनीपैग, अथाबास्का के पास जो है यूरेनियम सिटी है। यूरेनियम सिटी कहाँ पे है? तो अथाबास्का के पास है। फिर उसके बाद अगर हम बॉर्डर पे चलें, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे झील के पूरे एक समूह बने हुए हैं, जहाँ पे आप देखेंगे सुपीरियर झील। क्या है? सुपीरियर झील के ऊपर जाएंगे
तो यहाँ सॉरी सुपीरियर, यहाँ मिशिगन, और सुपीरियर और मिशिगन के बीच में एक नहर बना हुआ है। सुपीरियर झील और मिशिगन झील के बीच में एक नहर है, सू नहर। उसके बाद क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया। मिशिगन के बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो हुरन है। हुरन के बाद देखेंगे तो क्या है, ईरी और ओंटारियो। क्या क्या है, ईरी और ओंटारियो। और ईरी, नोट करिएगा, ईरी और ओंटारियो झील के बीच जो है एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। ईरी और ओंटारियो, ई और ओ ऐसे याद रख लीजिए, ई और ओ के बीच जो है ये है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। और एक चीज याद रखिए कि सुपीरियर और मिशिगन के बीच में है, सुपीरियर और एसएम, एसएम याद रखिए, इन दोनों के बीच में क्या है, तो सू नहर है, सू नहर। तो बता पाएंगे कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच में है। अच्छा, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सा झील है जो पूर्णतः कहाँ है, तो अमेरिका में है। तो पूर्णतः अमेरिका में एक झील है इसमें से, वो है मिशिगन झील। अच्छा, तो दोस्तों इसको याद करने का जो आपके पास हम एक तरीका बता रहे हैं वो होगा होम्स। क्या होगा, HOMES। कितने झील हैं, 1 2 3 4 5, ये बॉर्डर पे झील है। तो H से क्या हो गया, हुरन झील, O से क्या हो गया, ओंटारियो, M से मिशिगन, और E से जो हमारा आता है ईरी झील, और S से आता है सुपीरियर झील। तो क्या हो गया, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, है ना, ईरी झील और सुपीरियर झील और ओंटारियो झील। तो हम जो अभी अभी बताए हैं आपको कि किसके बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, तो ई और ओ के बीच है। कहाँ है, ई और ओ के बीच नियाग्रा जलप्रपात है। और सुपीरियर झील और मिशिगन झील ये एसएम के बीच में जो है वो सू नहर है। तो इस तरह से हम जो है आपका जल संधि और झील को कंप्लीट करा दिए हैं। अब इस अध्याय में सिर्फ नदी और उसके अपवाह तंत्र को पढ़ना है, और वो भी भारत का नहीं पूरे विश्व का पढ़ना है। तो दोस्तों जो आज हम न्यूज बताने जा रहे थे आखिरी में, वो ये न्यूज है आप लोगों के लिए कि अब तक जो हम क्लासेज करा लिए हैं, जितने भी ज्योग्राफी के क्लास आपको कराए हैं अब भौतिक भूगोल में, तो हमारे मतलब लक्ष्मी क्लासेस के तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल पर अलग अलग टीचर्स जो हैं, एक तो हम भूगोल आपको पढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में हम आधुनिक भारत भी कराने वाले हैं आपको। तो ये सब चलता ही रहेगा, और साथ ही साथ जैसे कई एग्जाम्स हमारे मतलब आने वाले हैं, कई एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, जैसे RO का पेपर उत्तर प्रदेश का होने वाला है, और कई स्टेट में PCS वगैरह का पेपर होने वाला है। और साथ ही साथ जो इसमें डाटा वगैरह दिया हुआ है वो RRB जैसे ग्रुप डी वगैरह पेपर होने वाला है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम जो है एक टेस्ट तैयार कर रही है, और वो टेस्ट क्या होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। जैसे जैसे वो जिस चैप्टर का डिस्कशन होगा उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, या जितने क्वेश्चन हम लोग खुद से भी गेस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, और उस आधार पे हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आप लोग जो है ना इस चैनल से जुड़े रहेंगे, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको जो है शेयर भी करिए। और हमसे जुड़े रहने से आपके क्या होगा कि आप अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएंगे, और जो टेस्ट लेके आ रहे हैं अब अगले सीरीज से आपको हमारे इसी चैनल पे टेस्ट जो है आपको टेस्ट मिलता ही रहेगा, ठीक है ना। हर चैप्टर वाइज टेस्ट लेके आएंगे और उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे हम लोग अपलोड करते हैं क्लास को वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल सके। तो आज की क्लास यहीं खत्म होता है। गुड नाइट, जय हिंद।